Hi guys, myself Samak Sharma from NIT Allahabad. I welcome you all to Udan, and today we are going to start a new topic, and it's general physical chemistry. जैसा कि हम जानते हैं कि यहीं से केमिस्ट्री का स्टार्ट होता है, तो इस पर आज हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल फिजिकल केमिस्ट्री के अगर अंदर हम कुछ टर्म्स को देखें, जैसे आइसोटोप्स, ठीक है, एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका भी एटॉमिक नंबर सेम होता है, इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास हो गया हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये तीनों आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, जैसे अब हम देखें दूसरा आइसोबार्स। आइसोबार्स के एटम्स जिनके मास नंबर तो सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। हमारे पास जैसे आर्गन मास नंबर 40, पोटेशियम मास नंबर 40, कैल्शियम मास नंबर 40। बट अगर यहाँ पर हम देखें इन सब का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। मतलब एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये हमारा एटॉमिक नंबर बताता है। और सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो होता है, ये हमारा मास नंबर बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें, आइसोटोन्स। आइसोटोन से वैसे समझ भी आ रहा है हमें कि एटम्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हैं, वो आपके आइसोटोन्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर अब हम आइसोटोन्स के एग्जांपल्स की बात करें, तो हमारे पास हो गया कार्बन C14 और नाइट्रोजन 15। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास? 8। यहाँ पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 8। नंबर ऑफ अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर प्रोटॉन्स की बात करें तो ये 7 है, और अगर यहीं पर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर 6 है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी 7 है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ये हमने ऊपर ही जाना है। आगे अगर हम देखें मोल क्या है, मोल एक मेजरिंग क्वांटिटी है। 1 मोल को अपन डिफाइन करते हैं, इट इज़ द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज इन 12 ग्राम कार्बन C12 का। 12 ग्राम कार्बन C12 के अंदर जितने एटम्स होते हैं वो आपका 1 मोल एटम्स कहलाते हैं। दैट इज़ Na 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स एक मोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम वैसे बात करें कि हम मोल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na, एवोगाड्रो नंबर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। अगर हमें एटॉमिक वेट, एक बार के लिए हमें एटॉमिक वेट बता रखा है किसी का, तो अगर हम उसके 1 मोल एटॉमिक वेट से 1 मोल एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। अगर हमें मास ग्राम्स के अंदर बता रखा है, कोई भी एक जनरल वेट दे रखा है, तो अगर हम उसे, जी हाँ, अगर हमें मास ग्राम में दिया हुआ है और अगर अपन उसको किसी भी ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो भी हमें मोल्स पता चल जाएंगे। एक बार के लिए जैसे अगर अपन देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, O2 का ले लेते हैं 32 ग्राम एटॉमिक मास, और अगर हमें बोल दिया एक बार के लिए कि हमें 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, तो कितने मोल होंगे? तो मोल अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 96 डिवाइडेड बाय 32, दैट इज इक्वल्स टू 4, सॉरी दैट इज इक्वल्स टू 3, सॉरी दैट इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से आ गए। ठीक है, अगर हम अगले टर्म की बात करें, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी में इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि अपन यहाँ पर देखते हैं डेंसिटी ऑफ अ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन H2, ये आपका हो जाता है वेपर डेंसिटी। अब इसलिए डायमेंशनलेस हो गया क्योंकि ऊपर भी अपन अगर देखें तो ग्राम पर लीटर
यहाँ पर भी ग्राम पर लीटर, तो डायमेंशनलेस हो गई ना क्वांटिटी। ठीक है, अगर ये देखें कि यहाँ पर अपन ने लिख रखा है मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2, ये कैसे आया? तो अगर हम देखें, हमारे को पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT। अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये हो जाता है हमारे पास PM इक्वल्स टू ρRT डेंसिटी। ठीक है, और ये आपका हो जाता है मोलर मास ऑफ द गैस। अगर हम प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लें तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, और मोलर मास ऑफ H2 इज 2। तो यहाँ से अपने पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया है। परसेंटेज कंपोजिशन एंड रिलेशन। अब मैं रिलेशन में क्या बात कर रहा हूँ, एक बार के लिए अगर हम एग्जांपल लें CaCO3 CO2 प्लस CaO सॉलिड। यहाँ पर अगर हम इसका 1 मोल लेंगे तो ये भी 1 मोल बनेगा हमारे पास, और ये भी 1 मोल बनेगा। हमने ये कैसे देखा? स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से। इन सब का स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है। बट अगर हम देखें तो इसका मास हमारे पास आता है 100 ग्राम, इसका हमारे पास आता है 44 ग्राम, एंड इसका 56 ग्राम। अगर हम देखें तो मास का टोटल यहाँ पर सम होके वैसे तो 100 हो गया है, बट इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ से ये पता चलता है कि 1 मोल CaCO3 लेने पर 1 मोल CO2 और 1 मोल CaO बनेगा। इसको अगर हम और एलैबोरेट करना चाहें तो बस यही हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है। एक और अगर हम एग्जांपल लें PCl5 PCl3 प्लस Cl2। अगर हम इसका यहाँ पर मोल्स में देखें, अगर 1 मोल हम ये लेंगे तो 1 मोल हमारे पास PCl3 और 1 मोल Cl2 बनेगा। यहाँ से सेकंड चीज़ हमारे पास कंक्लूजन में ये निकल के आती है कि 22.4 लीटर अगर हमने PCl5 ली होती, क्योंकि एट STP 1 मोल गैस इक्वल्स टू 22.4 लीटर वॉल्यूम। ये हमारे पास कैसे निकल के आया? PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ पर n को हमने 1 पटका, स्टैंडर्ड टेम्परेचर के अंदर हमारे पास 373 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर और 1 ATM प्रेशर। यहाँ से हमारे पास रिलेशन निकल के आया है कि 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ गैस। तो हमारे पास 22.4 लीटर ऑफ PCl3 बन जाता है, और 22.4 लीटर ही हमारे पास Cl2 बन के आता है यहाँ से। अगर हम कंपोजिशंस की यहाँ पर बात करें तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल के अंदर देखें CaCO3 के अंदर कितना हमारा ऑक्सीजन है, अगर हमें ये निकालना हो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हम कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं एक बार के लिए 1 मोल अपन ने CaCO3 लिया। अब इसमें हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? CaCO3 के अंदर ऑक्सीजन का, हम ऑक्सीजन का मास लिखेंगे यहाँ पर पहले। तो ऑक्सीजन इसके अंदर टोटल हो जाएगी 48 ग्राम, और टोटल वेट ऑफ CaCO3 हमारे पास आता है 100। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास 48% ऑक्सीजन है, ये यहाँ से आया हमारे पास। अगर हम PCl5 में भी यही चीज़ अगर हम चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं ये सेम चीज़। आइए इसी पर बेस्ड एक सवाल हम ट्राई करते हैं। एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं सलूशन बताता हूँ। चलिए हम चालू करते हैं। एक चीज़ मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट जो हमारा PCl5 का है ये है 208.5। ठीक है, तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं जो डिकम्पोजिशन हुआ है PCl5 PCl3 प्लस Cl2। अब हमें ये नहीं पता है कि कितना डिकम्पोज हुआ है, तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि
ये ए मोल्स था इनिशियली, इसका 0 था, इसका भी 0 था। अब आफ्टर टाइम टी अगर हम देखें टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू टी पर अगर हम देखें तो ये ए माइनस एक्स है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये हमारे पास मोल्स बन गए। ठीक है, अब हमें चाहिए मिक्सचर का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास हमें चाहिए मिक्सचर का। तो इसको हम कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन सिग्मा इंटू मोल फ्रैक्शन इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। जैसे अगर हम अब करते हैं एक बार के लिए कैलकुलेट, तो हमारे पास टोटल मोल्स कितने आएंगे, ए प्लस एक्स, टोटल मोल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अगर अब हम एक बार के लिए मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, चलिए अब अगर हम लिखते हैं वेपर डेंसिटी को, वी डी मिक्सचर अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू 208.5 अपॉन ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये हमने कैसे लिखा, ये हमारे पास पहले का टोटल मास आ गया, ये हमारे पास पहले का टोटल मास आ गया, और ये हमने मोल फ्रैक्शन ले लिया है। ठीक है, ये यहाँ से आ गया इक्वल्स टू, ये है हमारे पास 80। नाउ अगर हम अब कैलकुलेट करें तो x बाय ए जो आ गया हमारे पास वो आ गया 0.303%, अब परसेंटेज डिकम्पोजिशन अगर हम देखना चाहें तो ये आ गया हमारे पास 30.3%। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको बिल्कुल याद रखें। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। बड़ा ही आसान सवाल है ये हमारे पास। अ प्रोटीन कंटेन्स 8 सल्फर एटम्स एंड परसेंटेज ऑफ सल्फर इज 2.5%, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन। मतलब अगर हम देखें 100 ग्राम प्रोटीन के अंदर हमारे पास 2.5 ग्राम ऑफ सल्फर होएगा, बिल्कुल सही है। और 1 ग्राम सल्फर कितने में प्रेजेंट होएगा, 40 ग्राम प्रोटीन में, ऊपर से ही अगर हम निकालें। और अगर हम देखें इन 1 मोल प्रोटीन कितना 32 इंटू 8 ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट। सल्फर का मोलर मास 32 और उसके 8 एटम्स प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट होएगा 1 मोल के अंदर। ठीक है, तो हम अगर 40 मल्टीप्लाई बाय 32 इंटू 8 दैट इज 10240 ग्राम per mole. That is the answer to this question. आगे रिएक्शंस की बात करने से पहले अगर हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म की बात करें जो है लिमिटिंग रिएजेंट, एक बार डेफिनेशन लिखते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। स्पीशीज which gets completely consumed and controls amount of the reactants consumed or the formation of products. Another thing to remember is other reactants are called excess reagent. ठीक है, अगर हम बात करें स्पीशीज़ जो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है, अगर किसी भी रिएक्शन में कोई मटेरियल सबसे पहले ख़त्म हो रहा है, जो ये कंट्रोल कर रहा है कि बाकी रिएक्टेंट्स कितने कंज्यूम होंगे और कितना प्रोडक्ट फॉर्म होएगा।
जो कंट्रोल करे उसको ही हम यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का नाम देते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के साथ, यहाँ पर अगर हम इसका 1 मोल ले लें, इसके 2 मोल ले लें, तो अगर हम आफ्टर टाइम t अगर हम बात करें, t इक्वल टू 0 पर अगर हमने ये ले लिया है, तो आफ्टर टाइम t बात करें तो इसके मोल जो बचेंगे ये 0 होंगे, इसके 1 बचेंगे, इसका 1 मोल फॉर्म होएगा, इसका 1 मोल फॉर्म होएगा। ये हमें कैसे पता चला कि देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का 1 है। अब इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, तब हमारे पास 1 मोल NaCl और 1 मोल H2O बनेगा। ये ख़त्म हो गया पर ये बच गया है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर हमारा जो HCl है लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर गया। ये तो बच गया है, इसके ख़त्म होने की वजह से आगे रिएक्शन नहीं बढ़ पाएगी, ये यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है। अब एक बार कैसे पहचानते हैं ये और पता करते हैं। ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन थी इसलिए पता चल गया। एक बार एक अच्छा केस लेते हैं। अगर हम इधर देखें, अगर हम ले लेते हैं t इक्वल्स टू 0 पर, अगर हम ले लेते हैं इसके 10 मोल्स, इसके 17 मोल्स, तो अब मेरे को t इक्वल टू t पर ये पता करना है कि कौन सा कितना बना होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर हम देखते हैं तो ये पता चलता है 1 मोल इसका लेने और 3 मोल ऑक्सीजन के लेने पर हमारे 2 मोल CO2 प्लस 2 मोल H2O यहाँ से बन रहे हैं। अब यहाँ पर कैसे पता करेंगे, तो हम पहले तो t इक्वल टू 0 पर हमारे पास जितने मोल हैं इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम करते हैं तो ये आता है 10/1 और 17/3। 17/3 इज़ लेस देन 10। ठीक है, ये हमारे पास आता है 5.6 समथिंग, तो इट इज़ लेस देन 10। तो यहाँ से हमें पता चला कि ऑक्सीजन इज़ लिमिटिंग रिएजेंट हियर। ठीक है, अब कितने मोल्स CO2 बनेंगे, 17/3 इंटू 2 मोल्स ऑफ CO2 और 17/3 इंटू 2 मोल्स ऑफ H2O will be formed, and for this 17/3 moles of C2H4 and 17 moles of oxygen will be consumed। ठीक है, ये इस एग्जांपल से हमें समझ आया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं हमारे, वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर हम वेट बाय वेट की बात करें, ठीक है, आगे पेज पर करते हैं। वेट बाय वेट में हम लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम। ठीक है, हम जो यहाँ पर मेजर कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, मान लेते हैं एक बार के लिए, जैसे हमने एग्जांपल के लिए HCl ले रखा है 20% वेट बाय वेट, तो हम इससे क्या कहना चाह रहे हैं, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो आपका H2SO4 है वो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर हम इसकी क्वांटिटी एक बार के लिए 100 ग्राम ले लेते हैं, तो फिर 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ H2SO4 इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये हमें एक और चीज़ बताता है कि जो हमारा सॉल्वेंट है, जो यहाँ पर H2O होएगा, वो हमारा 80 ग्राम है। कैसे, हमें ये पता है कि वेट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ से हमने डायरेक्ट निकाल लिया। ऐसे ही अगर हम बात करें वेट बाय वॉल्यूम की, एक और चीज़ हम बोल सकते हैं इसके अंदर, ये जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर कहीं पर भी हमने वॉल्यूम का जिक्र नहीं करा है, तो चाहे हम टेम्परेचर बढ़ाएं या टेम्परेचर घटाएं, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। हम जब अगर नेक्स्ट बात करें वेट बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन की परसेंटेज में, तो यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन
इन ml लेते हैं, ml मिलीलीटर हो गया है, ठीक है। एग्जांपल के लिए हमने जैसे लिया 15% वेट बाय वॉल्यूम H2O2, ठीक है, मतलब 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दैट इज H2O2 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं जो आपका सॉल्वेंट होएगा उसके ऊपर, कि हम सॉल्वेंट को ग्राम में लेंगे या ml में लेंगे, इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरी बात, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, यहाँ पर वॉल्यूम है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात करें PV इक्वल्स टू nRT से, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या प्रेशर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उस हिसाब से वॉल्यूम वेरी करेगा, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। आगे अगर हम देखें वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पर भी सेम केस है कि यहाँ पर दोनों तरफ वॉल्यूम आ रहा है, तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। अब आप बोलोगे कि दोनों तरफ वॉल्यूम आ रहा है तो इसको हम टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे बोल रहे हैं, पहले तो इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल में ले रखा है 20% वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डेटॉल, तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि 20 ml ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और हम यहाँ पर ये भी कमेंट कर सकते हैं कि 80 ml ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट। अब ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे है, अगर हम बात करें सीधी सी बात है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले रहे हैं हम, ठीक है, तो ऊपर भी हमारे पास वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, PV इक्वल्स टू nRT से अगर हम देखें, अगर टेम्परेचर बढ़ाते घटाते हैं तो वॉल्यूम चेंज होएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा और ये भी हमारे यहाँ पर चेंज होता रहेगा। अगली अगर हम बात करें मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को अगर हम यहीं पर डिफाइन कर देते हैं तो ये जैसा कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है, मोल फ्रैक्शन मतलब अगर हम किसी भी चीज़ का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर किसी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं पूरे सॉल्वेंट से, तो एक बार के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर हम ले लेते हैं XA और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को ले लेते हैं XB, तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू हो जाएगा XA अपॉन XA प्लस XB। समझ गए हम। इसी तरीके से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है, तो मोल्स ऑफ A मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, या फिर टोटल मोल्स भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए एक बार हम मोलैरिटी और मोलैलिटी की भी बात कर लेते हैं। मोलैरिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये जनरली हम यही यूनिट यूज़ करते हैं, मोल्स पर लीटर, ये जनरल यूनिट है। अगर हम SI यूनिट की बात करें तो मोल्स पर मीटर क्यूब होती है, बट ये रेयरली यूज़ होती है। सवाल बन सकता है इस पर, इसलिए इसको हमें याद रखना है बस, बाकी ये यूज़ नहीं होती है। अगर दूसरा हम बात करें, अगर हम दूसरा बात करें मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक, बिल्कुल समझ आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर भी हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। इसलिए मोलैलिटी की बात करें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है, इसकी यूनिट भी हमने लिख रखी है मोल्स पर kg। इन दोनों में रिलेशन होता है, कैसे रिलेशन डिफाइन करेंगे एक बार हम, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अगर हम रिलेशन की बात करें तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास x मोल्स हैं सॉल्यूट के, ठीक है, x मोल्स हैं हमारे पास सॉल्यूट के, मॉलिक्यूलर वेट जो है mw ले लेते हैं एक बार के लिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, v ले लेते हैं हम एक बार के लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और
डी ले लेते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये हम ले लेते हैं एक बार के लिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब अगर हम देखें इसके लिए हम एक और चीज़ डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर, जो W हमारा हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब हम आराम से प्रूव कर सकते हैं, जैसे अगर मैं लिखूँ मोलैरिटी को, अगर एक बार के लिए मैं लिख देता हूँ W/mW, ये हमारे हो गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी ये सॉल्यूट आ जाएगा सॉल्वेंट की जगह। अगर हम ये देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml। यहाँ पर हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम किस में चाहिए रहता है, लीटर के अंदर। ये हमारे पास मोलैरिटी आ गई। यहाँ से अगर हम देखें वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहें या फिर मास ऑफ सॉल्यूट अगर हम निकालना चाहें यहाँ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। अब हमारे पास जो पहले निकल के आई थी मोलैलिटी को अगर मैं बोलूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा वेट, जो ये है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन kg, इन ग्राम, सॉरी, इसलिए हमने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई भी करा है। ठीक है, अगर हम इसको इसके अंदर डालते भी हैं तो हमारे पास आ जाता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। एक तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, बट इस रिलेशन का हम यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है। बट हमें जो पता है उससे अगर हम आगे निकालना चाहें तो हमें पता है मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर अपन निकालना चाहेंगे तो टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हमारे पास मास ऑफ क्या आ गया है, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया है, माइनस वॉल्यूम आपका, सॉरी आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास आ गया m/m, आपका मोलैलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 1000d माइनस m इंटू mw। ये यहाँ से हमारे पास निकल के आता है रिलेशन। इसको चाहें तो हम याद रख सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं होता है इसको याद रखना, क्योंकि ये हमें आगे क्वेश्चंस में सॉल्व करते करते हमेशा आसानी होती है, तो इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवालों पे आने से पहले एक लास्ट चीज़ की जिसकी हम बात करना चाहेंगे, ये है लॉ ऑफ डाइल्यूशन। एक बार मैं इसका सीधा फॉर्मूला अगर मैं लिख दूँ, ये हम बोल सकते हैं m1v1 इक्वल्स टू m2v2, या फिर, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है आपका मोलैरिटी इनिशियली जो है, और ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया, ये फाइनल मोलैरिटी हो गया, और ये फाइनल वॉल्यूम। अब जैसे मान लेते हैं एक बार के लिए कि स्टार्टिंग में हमें किसी भी सवाल के अंदर एक 2 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, 2 मोलर 100 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं 100 ml सॉल्वेंट और ऐड कर दूं, तो अब मेरे को मोलैरिटी, फाइनल मोलैरिटी बतानी है। तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए मोल्स तो फाइनली जब हमारे पास सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा, बट अगर हम बात करें मोल्स तो उतने ही रहेंगे। तो शुरुआत में अगर मेरे को मोल्स कैलकुलेट करने हो तो मैं कैसे निकालूंगा,
यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम मोल्स को इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पर मोल्स हो जाएंगे अपने 2/100 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गए हमारे 20 मोल्स। और इस केस में भी जब 200 ml हो गया सोल्यूशन, जब ये कितने मोल्स होने चाहिए 20, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर देंगे, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, ये अगर हम मोल्स कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 2 × 100/1000 इक्वल्स टू 0.2 मोल्स। अब ये थोड़ी बदल जाएंगे बाद में, ये कितने रह जाएंगे अब हमारे पास, मोलैरिटी इंटू 200/1000 जो हमारा वॉल्यूम है, अब जो बदल चुका है। तो यहाँ से हमारी मोलैरिटी आ गई 0.1। अब हमने फार्मूला क्या लगाया है यहाँ पर, अगर फार्मूला वाइज बात करें M1V1 इक्वल्स टू M2V2, और इससे हम इक्वेट क्या कर रहे हैं, वी आर इक्वेटिंग मोल्स, नथिंग एल्स। आइए अब सवाल चालू करते हैं, कुछ बढ़िया सवाल कर देंगे अब। ये रहा पहला सवाल, एक बार आप ट्राई करिए फिर मैं बताऊंगा। जैसा कि सवाल में हमें वैसे हिंट भी मिल गया था कि हमें जो फाइनल वॉल्यूम लेना है वो V1 + V2 लेना है। पहले तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास Na कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है। तो पहले अगर हम बात करें Na2CO3, ये पहले तो किस में ब्रेक डाउन होएगा, ये हो जाएगा 2Na प्लस CO3 2-, इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 मोल इससे 2 मोल Na मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसके कितने मोल्स हैं, ये हमारे पास 0.3 × 200 ml, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास 0.06 मोल्स हैं इसके, सॉरी 0.06 मोल्स हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0.12 मोल्स। ये कहाँ से आ गया हमारे पास, Na2CO3 से। और अगर हम बात करें सेकंड Na2HPO4, इसका ब्रेकडाउन किस में होएगा, इसका ब्रेकडाउन हमें मिल जाएगा 2Na प्लस HPO4 2-, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितने मोल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.5 × 300/1000, दैट इज़ 0.15 मोल्स, जो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 0.3 मोल्स, ठीक है। अब हमारे पास टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स ऑफ Na ये हमारे पास हो गए हैं 0.42, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास 300 + 200, हमारे पास 500 ml का हमारे पास वॉल्यूम हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मोलैरिटी ऑफ Na+ आती है ये हमारे पास आ जाती है 0.82, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक और बढ़िया सवाल आपके सामने है, इसको भी एक बार ट्राई करिए फिर मैं बताता हूँ। चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं। तो हमें पहली बात तो यहाँ पर मोलैलिटी पता है, और हमें क्या पता है 500 ग्राम ऑफ वाटर है, मतलब हमें सॉल्वेंट कितना ग्राम है ये भी हमें पता है, ठीक है। तो अगर हम देखें मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये हमारा हो जाएगा 0.3 मोलैलिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.2, सॉरी हाफ हो जाएगा या फिर 0.5, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.15 मोल्स, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ से मेरे पास आ गए। अब अगर मेरे को मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर चाहिए रहता है हमें, लीटर्स के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 550 ml, 550 × 1000, ये हमारे पास अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आ जाता है 0.27 मोलर, ठीक है।
अब हमें डेंसिटी भी बतानी है सोल्यूशन की। अब डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या लिखूँगा मैं, ये लिख दूँगा वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो है पता हमें, अब वेट ऑफ सोल्यूशन कैसे पता चलेगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होएगा 0.15 इंटू Na2SO4 का मास कितना होता है, ये होता है 142 प्लस 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम कितना है यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 550। ठीक है, तो अगर अब हम इसको कैलकुलेट करें डिवाइडेड बाय 1000 और इस पूरे को भी हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, क्यों कर रहे हैं हम ये, सॉरी सिर्फ यहीं पर हम करेंगे क्योंकि हमें ग्राम पर लीटर में निकालनी है, यहाँ पर मेंशन नहीं है सॉरी, बट मैं बता रहा हूँ आंसर के लिए। तो ये हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा जाता है 0.95 ग्राम पर लीटर, ये हमारी डेंसिटी आ गई। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये एक सवाल आपके घर के लिए है, मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ। इसमें जो हमारा सोल्यूशन आएगा ये एसिडिक आएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें वैसे भी पता है अगर एसिडिक है मतलब H+ के आयन्स ज़्यादा प्रेजेंट हैं, और अगर बेसिक है तो OH के आयन्स ज़्यादा प्रेजेंट है। बस हमें यही फाइंड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा